हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत भाग फर्स्ट आपको पढ़ाया था और आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत भाग सेकंड लेकर आए, अनुच्छेद 52 से आगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत भाग सेकंड लेकर आए। भाग फर्स्ट में हमने अनुच्छेद फर्स्ट से लेकर 51 तक आपको पढ़ाया था और आज हम जो आगे पार्ट ले रहे हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 और भाग 5 ले रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत हम अनुच्छेद क्रमांक 52 सबसे पहले ले रहे हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख अनुच्छेद 52 के अंतर्गत उल्लेख है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में इस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है, यह हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 53(2) के अंदर ये ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 54 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। ध्यान रखें आप, काफ़ी एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति का निम्न में से निर्वाचक मंडल कौन सा है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते, कौन नहीं भाग लेते, या निम्न में से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। ऐसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए, हमें ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 54 के अंदर लिखा हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। अब आती बात कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, या हम ये कह सकते हैं निर्वाचक मंडल क्या है राष्ट्रपति का। निर्वाचक मंडल ये काफ़ी एग्जाम आया हुआ है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं।
तो देखिए ध्यान रखें आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलत भर देते हैं आंसर कि कौन भाग लेता कौन नहीं लेता है। तो ध्यान रखें आप इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य। अक्सर हम क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं देखते कौन लेते हैं। संसद के अंदर निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदन के अंदर राष्ट्रपति कुछ सदस्य मनोनीत करता है। 14 सदस्य राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है, जिसमें 2 सदस्य लोकसभा के अंतर्गत और 12 सदस्य राज्यसभा के अंतर्गत। तो ध्यान रखें आप कि ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम आ सकता है कि संसद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, लेकिन कौन लेते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें आप, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, तो ये निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसका ध्यान रखें आप कि निम्न में से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा कौन लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं और संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो पहला तो हुआ आपके निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य। साथ में देखिए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा मान लेते हैं। तो ध्यान रखें आप, विधानमंडल के अंतर्गत सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें भी वापस आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंतर्गत भी राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता है। वह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है तो वो सदस्य भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। अब देखिए आगे निर्वाचक मंडल में तीसरा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जिन केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा हैं, वहाँ के एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव का पार्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप, प्रारंभ में ये केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 के अंतर्गत हुआ था। 1992
1992 के अंदर हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव का पार्ट बना लिया गया और वो 2 विधानसभाएं थी, दिल्ली एवं पुडुचेरी। दिल्ली एवं पुडुचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश जो राष्ट्रपति के चुनाव का पार्ट बने वो 1992 के अंदर बने, दिल्ली एवं पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है संसद, विधानसभा एवं जिस संघ शासित क्षेत्र के अंदर विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा हैं। और ऐसा एग्जाम के अंदर, ऐसा ही पेपर के अंदर पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगला अनुच्छेद लेते हैं। अनुच्छेद 55 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि या रीति का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, उसके बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 55 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग कौन लेंगे, निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 के अंदर है। तो ध्यान रखें आप कि निर्वाचन कैसे होता है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हम डिटेल से राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे जब इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद ले रहे हैं जिसके तहत मैंने कुछ खास बातें जो आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। तो ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति का जो उल्लेख अनुच्छेद 55 के अंदर है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 के अंदर है। अनुच्छेद 56 इसके अंतर्गत ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति का या पदावधि का उल्लेख, हम इसको कार्यकाल कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ऐसा बेसिकली नॉर्मल एग्जाम में पूछा भी जाता है। ध्यान रखें आप, कितना होता है कार्यकाल, पद ग्रहण करता है वहां से 5 साल 5 वर्ष, जब से उसने शपथ ली, पद ग्रहण किया, वहां से उसका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन ध्यान रखें आप, 5 साल कार्यकाल होता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बन गया मैं तो 5 साल ही रहूंगा। वह पहले त्याग पत्र भी दे सकता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है, उपराष्ट्रपति, भारत का द्वितीय नागरिक, सेकंड नागरिक। और अगर हम चाहें तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी ला सकते हैं संसद के सदस्य। तो ये 5 साल से पहले त्याग पत्र दे सकता है या इसको हम महाभियोग की विधि से कार्यकाल पूर्ण न होने पर पहले भी इसे हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, एक खास बात ध्यान रखना, मैं 2 अनुच्छेद इस साथ में आपको बता रहा हूं, अनुच्छेद 56 के साथ साथ अनुच्छेद 61, इसका एग्जाम में ज़्यादा चांस आने का है। अनुच्छेद 61 के अंदर
महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। शब्दों को देखो आप कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में आ जाएगा महाभियोग जब लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, महाभियोग के प्रभाव का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए। और एक चीज यह भी ध्यान रखें आप, महाभियोग जो शब्द का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के खिलाफ ही किया जाता है, दूसरे के खिलाफ महाभियोग शब्द नहीं, ये प्रस्ताव शब्द होता है, ध्यान रखें आप। तो राष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ता है, महाभियोग लाती है संसद, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर उसे पद रिक्त करना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये महाभियोग जो शब्दावली हमने भारतीय संविधान में ली है वो कहाँ से ली हैं, अमेरिका से ली हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर आती है, महाभियोग का प्रभाव अनुच्छेद 56 के अंदर आता है, और अनुच्छेद 56 के अंदर ही राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख है, और वो 5 साल रह सकता है। पद 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वो पद अगर वो चाहे तो पहले अपना इस्तीफा दे सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगला अनुच्छेद लेते हैं। हम 395 अनुच्छेद पूरे याद नहीं कर सकते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम ले रहे हैं, और वो अनुच्छेद जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आप, नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है शपथ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को निम्न में शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अब देखिए आप, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 के बारे में हम आपको बता चुके पहले कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, प्रक्रिया का उल्लेख, तो ये हमें ध्यान रखना है। 61 के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, और अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, और अनुच्छेद 63। इसके अंदर उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। किस पद का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति पद का। देखो, एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं अनुच्छेद याद करने की। देखिए आप, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(1) के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसमें देखो गैप आप अनुच्छेद के अंतर्गत 52 में कितने जोड़ रहे हैं हम, +11, 11 जोड़ेंगे जब 52 63 हो गया। उसी आधार पे 63 के अंदर हम कितने जोड़ रहे हैं, +12, यानी कि ये भारत का
प्रथम नागरिक, सेकंड नागरिक और थर्ड नागरिक। आई बात समझ? अब आपको लग रहा है ये कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ये नॉर्मली अभी आर्मी का पेपर हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन आ गया था कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जाम में भी आते हैं, तो थोड़ा इनको नॉर्मल वे में ना लें। अक्सर हम सोचते कि ऐसे आज हो जाता है। उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(1) के अंदर ये प्रावधान है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 75(1) के अंदर। तो 11 हम जोड़े और यहाँ पे हमने कितना जोड़े? 12 जोड़े हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत अपन ने उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख पढ़ा है और उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64। हाँ, ये अनुच्छेद आईएमपी है, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 64 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होगा। भाई एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति होता है। कि राज्यसभा का वर्तमान में सभापति कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति वो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति भारत के वेंकैया नायडू। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन बन गए? वेंकैया नायडू। और ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति को जो वेतन उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता है, अपितु राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका वेतन मिलता है। और ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ये सोचते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है और वो राज्यसभा के सभापति रहते तो उनका कार्यकाल भी 6 साल रहता होगा। नहीं, उसका कार्यकाल एक उपराष्ट्रपति पद के रूप में ही होता है 5 साल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते? उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस बात का जो उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में? 64 के अंदर है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट 64 के बाद अनुच्छेद 72, यह फर्स्ट ग्रेड पोल साइंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है कि भाई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। और इसमें भी कुछ शब्दों का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति सजा का लघुकरण, परिहार या माफ कर सकता है। कैसी भी मृत्युदंड की सजा भी दे रखी है तो भी राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। और इस बात का जो उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में? 72 के अंदर है कि क्षमादान की शक्ति जो दे रखी राष्ट्रपति वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखी है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दे रखी है। अब देखिए आप नेक्स्ट अनुच्छेद 72 के बाद वो है 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अर्थात मंत्री परिषद के गठन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 74 के अंदर है। मंत्री परिषद का गठन
मंत्रिपरिषद का गठन। इसका जो उल्लेख है वो आता अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। और एक इस शब्द का आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 74 में नहीं आता है, इसका हमें ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर। काफी बच्चे सोचते होंगे इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, बिल्कुल है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंदर, लेकिन साथ में मंत्रिमंडल शब्द का भी उल्लेख है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ये हमें ध्यान रखना है। तो मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 74 के अंदर है। और एक इस चीज का खासतौर पर आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत संसद के कुल सदस्यों का 15% मंत्री हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। अधिकतम कुल सदस्यों का कितना परसेंट मंत्री हो सकते हैं? 15% मंत्री हो सकते हैं। हम उदाहरण विधानसभा में भी ले सकते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं राजस्थान की विधानसभा, और ये एग्जाम में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। भाई क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान रखें आप, 200 का 15% कितना होगा? 30। तो राजस्थान के अंदर अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 74 के अंदर है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब देखिए आप, अनुच्छेद 75(1) 75(1) अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस बात का जो उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में आता है? 75(1) के अंदर आता है। अब वो क्या किसी की भी नियुक्ति कर देगा राष्ट्रपति? उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्ति में रूप में करता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि 16वीं लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में कितने नंबर की लोकसभा चल रही है? ऐसे भी क्रमांक एग्जाम में आ जाते हैं। 70वीं लोकसभा चल रही है। और 70वीं लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसी प्रकार से फर्स्ट लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख है यह मैं बताने के साथ साथ कुछ फैक्ट बता रहा हूं, और ये फैक्ट आईएमपी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप सोचते होंगे कि सर इस अनुच्छेद के अंदर क्या उल्लेख, इसके साथ साथ और कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आईएमपी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फैक्ट को, खास तौर पर फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, और उससे क्वेश्चन जुड़े हुए एग्जाम में ज़्यादातर पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला अनुच्छेद 75 के बाद अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंदर देखिए आप, प्रधानमंत्री का
कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा पूछे जाने पर बताए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ सकता है हमारे देश के बारे में। उस टाइम प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है कि वे हमारे राष्ट्रपति को इसके बारे में अवगत कराएं। और इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। आप में ऐसा भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी होती है वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, जानकारी ले सकता है, और प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है कि उसके बारे में वो अवगत कराए। और इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 78 के अंदर उल्लेखित है। अब देखिए आप अनुच्छेद 78 के बाद अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 के अंदर संसद के गठन का उल्लेख है कि किस अनुच्छेद के अंदर संसद के गठन का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है। अब देखिए आप संसद से जुड़े हुए क्वेश्चन कि संसद के कितने अंग हैं। अब इसका ध्यान रखें आप, एक तो मैं बात कर रहा हूं कितने अंग, एक मैं बात कर रहा हूं कितने सदन, तो दोनों में अंतर हो गया। इसमें भी कंफ्यूज होते बच्चे। तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तो वे 3 अंग। और जब सदन पूछ लिया जाए तो सदन कितने हो जाएंगे? 2, लोकसभा और राज्यसभा। आया समझ में? तो सदन हुए 2 और अंग हुए 3। और इस बात का जो उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंदर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारे संसद का गठन होता है। अब हम बात करते हैं 79 के बाद अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा की संरचना या गठन का उल्लेख है कि भाई राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। पहले हम बात की संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। और 2 सदन में से पहला जो सदन हम बात करें राज्यसभा के बारे में, और राज्यसभा का जो उल्लेख है संरचना या गठन का, वो अनुच्छेद 80 के अंदर आता है कि राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, कैसे चयनित होंगे, उसके बारे में जो बातें आती हैं अनुच्छेद 80 से शुरू होती हैं। और राज्यसभा में आप लोगों को पता है अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। और वर्तमान में कितनी है? 245। और 12 सदस्य इसमें कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हम पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा अलग से टॉपिक लेके, आपको संसद समझाई जाएगी। ध्यान रखें आप, हर टॉपिक हम विस्तार से अच्छी तरह से समझाएं ताकि आपको समझ में आ सकें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप अवश्य कमेंट में लिखना है और मैं अगली क्लास में उसके बारे में आपको बता दूंगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट में जरूर डालें। हाँ, अनुच्छेद 80 के बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 81। 81 के अंदर लोकसभा के
गठन का उल्लेख है, लोकसभा के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 81, संसद का निम्न सदन होता है, आप लोगों को पता है। इसमें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 552। वर्तमान में कितनी इसमें? 545। तो ये आंकड़े भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा के गठन के बारे में उल्लेख है, संरचना या गठन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स बनाए, मैं समझा रहा हूँ उसको लिखते जाए आप पेन कॉपी लेकर, ताकि आपके लिए फायदेमंद हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 82। हम सब अनुच्छेद नहीं ले सकते, एग्जाम में आने लायक उसी को लेंगे हम। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 के अंदर परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख है। किसके गठन का उल्लेख है? परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख है। ध्यान रखें, भारत में अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। तो देखिए आप कब कब हुआ है। फर्स्ट परिसीमन आयोग बना 1952 के अंदर। परिसीमन जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनको हम परिसीमन क्षेत्र कहते हैं। सेकंड जो हुआ है 1962 के अंदर हुआ है, अगले 10 साल के अंतर्गत। थर्ड जो हुआ है 1972 के अंदर हुआ है। और फोर्थ जो हुआ है वो हुआ है 2002 के अंतर्गत। तो भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग बने? 4। तो ये सन भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और परिसीमन आयोग के गठन का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 82 के अंतर्गत है। ये चौथा जो परिसीमन आयोग बना 2002 के अंदर, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता? कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग गठित हुआ था सन 2002 के अंतर्गत। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अब देखिए आप नेक्स्ट 82 के बाद 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है, जो संसद का सत्रावसान जो करता है, संसद का जो पहला सत्र आहूत करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और संसद को भंग करना, ये जो तीनों बात की मैं कर रहा हूं चर्चा, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और ये बात जो उल्लेखित है वह अनुच्छेद 85 के अंदर है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? 85 के अंतर्गत है। अब देखिए आप नेक्स्ट अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के बारे में उल्लेख है। ये भी हमें ध्यान रखना है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में उल्लेख है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो हमारे देश के वो कौन है? कौन है? राज्यसभा के वर्तमान में सभापति, उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू, और उपसभापति ये आईएमपी है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण।
हरिवंश नारायण। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और उपसभापति का जो चयन होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है, मान लो हमारे देश के राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया है, तो उस पद पर उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका निभाता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू करता है, तो इधर राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सभापति को कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे देश में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नोट जरूर बनाएं पेन कॉपी लेकर। हमने अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया है, तो क्यों ना हम साथ में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान, प्रावधान कह सकते हैं, उल्लेख कह सकते हैं आप, एक ही बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 93 के अंदर आता है। अब आती बात कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, और प्रथम कौन थे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखें। प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है। प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला। ध्यान रखें आप, ओम बिरला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम बिरला से क्वेश्चन ये बनता है, प्रथम राजस्थानी लोकसभा अध्यक्ष, मूलतः पहला राजस्थान का निवासी जो लोकसभा अध्यक्ष पद ग्रहण किया है वो कौन है, ओम बिरला। इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है कोटा बूंदी। लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी है, वहां से ये निर्वाचित हो रखे हैं और ये पहले राजस्थान के मूल निवासी जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि सर ओम बिरला से पहले भी बना है, बिल्कुल बना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, और वो बना है बद्रीराम जाखड़। तो फिर ओम बिरला पहले क्यों बता रहे हो, मैंने यहां कहा प्रथम मूलतः राजस्थानी, बद्रीराम जाखड़ राजस्थान से सदस्य बने थे और वो लोकसभा अध्यक्ष बने, और उसका जो कार्यकाल था 1980 से 1989 बद्रीराम जाखड़ जी का। लेकिन ये मूलतः राजस्थानी नहीं थे, ये अदर स्टेट से थे, निर्वाचित राजस्थान से हुए, लेकिन इनका मूलतः राज्य पंजाब था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहला मूलतः राजस्थान का निवासी जो लोकसभा अध्यक्ष बना है वो ओम बिरला बना है। तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 93 के अंदर है। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, पहले
अनंत कुमार अयंगर थे, आयंगर, इसका हमें ध्यान रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप फैक्ट पे भी थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको साथ में याद हो सकते हैं। अब देखिए आप अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत ये बात उल्लेखित है, संसद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख। संसद की सदस्यों की शपथ का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 99 के अंतर्गत है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये 99 अनुच्छेद को भी आपको थोड़ा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 100, और ये आईएमपी है। पूरी सेंचुरी हो रही है यहाँ पर। देखिए आप अनुच्छेद 100 के अंतर्गत गणपूर्ति, हम कहते हैं कोरम का उल्लेख, गणपूर्ति का उल्लेख। और इसमें ये बात भी लिखी हुई अनुच्छेद 100 के अंदर, स्पीकर जो होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देने के लिए प्रावधान, ये बात भी लिखी हुई है। अब कोरम यानी जो हमारी बैठक होगी उसके लिए कितना कोरम चाहिए, संसद की बैठक के लिए कितना कोरम चाहिए? तो ध्यान रखें आप, कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग, इसको आईएमपी कर दे आप। कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 1/10 सदस्य चाहिए। और ये कोरम को आपको ध्यान रखना है, चाहे ग्राम सभा की बैठक हो, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे विधानसभा, चाहे किसी भी बैठक के अंतर्गत कोरम कितना चाहिए? 1/10 चाहिए कुल सदस्यों का। और संसद के सदस्यों का जो कोरम की बात आती है तो अनुच्छेद 100 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/10 भाग कोरम होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए आप, अनुच्छेद 100 के बाद, हाँ एक चीज मैंने आपको ये नहीं बताई निर्णायक मत के बारे में। निर्णायक मत का ध्यान रखें आप, जब बराबर मत हो जाते हैं किसी विधेयक पर तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। और इस बात का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 100 के अंदर आता है। अब देखिए आप नेक्स्ट अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, अनुच्छेद 101 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। मैं इससे पहले 101 पर जाने से पहले हम शुरुआत के एक की भी बात कर लेते हैं। हमने पहले भाग में पढ़ाया था कि प्रथम अनुच्छेद में क्या है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। इस चीज का ध्यान रखें आप। और अब हम बात करें 100 के बाद 101, तो ध्यान रखें आप इसके अंतर्गत, अगर कोई संसद का सदस्य, अगर कोई संसद का सदस्य लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है, अगर वो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखें आप कि संसद का सदस्य लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है? वो 60 दिन। इस बात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 101 के अंतर्गत है। तो ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 101 को हमारा अनुच्छेद क्रमांक 1 से लेकर 101 तक हम पहुंच चुके हैं। हम अगले पार्ट में अगले अनुच्छेदों को लेकर आएंगे। आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटिव कोई समस्या आई है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका आपको बताएंगे, अगली क्लास में लेकर आएंगे जब। और अगर ये वीडियो क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। और हम हर टॉपिक को इसी प्रकार से आगे लेकर आएंगे। मेरी क्लास के अलावा अन्य राजस्थान जीके वगैरह और भी काफ़ी क्लासेस चल रही हैं। आप न्यू मॉर्निंग क्लासेस को सर्च करके आप उसका पता लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।